आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। स्विच इज अ डिवाइस फॉर द ऑन और ऑफ करंट इन द सर्किट। स्विच का रोल रहता है या तो सर्किट में करंट को अलाउ करना या नहीं करना। तो इसमें हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो सेंटर वाला आपकी लाइन रहती है वो आपकी बेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लेयर जो सेंटर वाली रहती है वो आपकी बेस रहेगी। तो पी इसमें क्या है, बेस। बेस को आपने फॉरवर्ड बायस करना है क्योंकि इनपुट रीजन हमारा फॉरवर्ड बायस रहता है। तो बेस को फॉरवर्ड बायस करने के लिए इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, इसलिए आपके करंट की डायरेक्शन आई बी टुवर्ड्स ट्रांजिस्टर रहेगी। फिर आपने कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है, तो इसका एन रीजन आपको पॉजिटिव ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखो आईसी भी आपका टुवर्ड्स ट्रांजिस्टर ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव से करंट बाहर आएगा। फिर लास्ट रहेगा आपके पास एमीटर रीजन। जो एमीटर रीजन है उसमें आपका करंट आउटवर्ड रहेगा। तो इससे भी हमें पता चलता है जो एमीटर करंट है वो आपका आई बी प्लस आई सी के बराबर होगा, जो जंक्शन रूल आप इसमें अप्लाई करते हो। तो उसके बाद हमने बेसिक बात इसमें ये ध्यान में रखनी है कि इनपुट में जो करंट रहेगा उसका जो आपका रीजन रहेगा वो रहेगा आपका इनपुट बैटरी, और आउटपुट में जो करंट रहेगा वो आपकी आउटपुट बैटरी से आपको मिलेगा। ठीक है, तो आउटपुट का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा जब आप इसमें से करंट ले लोगे। जितना आप करंट इससे विड्रॉ करोगे उतनी ही इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी, तो वो आपको आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, और वैसे ही जितना इनपुट में आप वोल्टेज लेते हो उतना ही आपका करंट ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा होगा तो इनपुट वोल्टेज भी आपकी डिक्रीज करेगी। तो जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो कहाँ कहाँ कंज्यूम होगी, एक होगी आई बी आर बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब भी करंट चलेगा, इनपुट वोल्टेज जब भी आपको करंट देगी तो इनपुट वोल्टेज आपकी कंज्यूम होगी एक इसके अक्रॉस। जितना इसमें से करंट ज़्यादा जाएगा उतना ही आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई बी आर बी। और दूसरा होगा इसमें कितना आपको वोल्टेज जो बचेगा वो आपको टोटल वोल्टेज वी बी ई देगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि 7 वोल्ट आपने दिया, 7 में से 1 वोल्ट अगर ये कंज्यूम कर लेगा तो वोल्ट मीटर आपको कितना दिखाएगा, वोल्ट मीटर आपको 6 वोल्ट दिखाएगा। तो वी वी बी, जिसको हम वी इनपुट भी कहते हैं, ठीक है, वी बी बी को यहाँ पे वी इनपुट कहा गया है। तो वी इनपुट किसके बराबर हुआ, आई बी आर बी प्लस जो वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज दिखाएगा वी बी ई। ठीक है, 7 वोल्ट में से 1 वोल्ट इसने कंज्यूम कर दिया प्लस 6 आपको वोल्ट मीटर दिखाएगा। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, अगेन 7 वोल्ट। तो ये एग्जाम्पल के लिए है। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज की। तो आउटपुट वोल्टेज में भी वही रहेगा कि टोटल वोल्टेज है वी सी सी। ठीक है, और आउटपुट में आपको कितनी मिलेगी, इसमें से जो करंट निकला उसने कितना वोल्टेज को कंज्यूम किया। तो मान लो आपका करंट आईसी निकल रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप आरसी के क्रॉस कितना होगा, आईसी आरसी। ठीक है, ये आईसी आरसी। तो जो वोल्टेज से आपने करंट ले लिया उससे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो ये है आपकी आउटपुट बैटरी जिसमें से हमने इतना पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसके बाद जो बचेगा वो हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से मैं 2 वोल्ट कंज्यूम कर लेता हूँ तो मुझे आउटपुट में कितने मिलेंगे, 8 वोल्ट। तो यही बात इसमें है। तो ये दोनों रिलेशन आपने अच्छे से समझ लेने हैं। इसके बाद ये बात करता है कि अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की बात करें तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का जो पोटेंशियल बैरियर रहता है वो रहता है 0.6 वोल्ट। तो अगर आप इनपुट 0.6 वोल्ट से कम दोगे तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट ही नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा तो आपको कोई भी करंट, ना तो बेस करंट मिलेगा ना ही आपको कलेक्टर करंट मिलेगा। तो जब आपने इस बैटरी से कोई करंट लिया ही नहीं, कोई करंट बाहर ही नहीं निकला, तो यहाँ पे ड्रॉप भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स सारा का सारा जो है वो आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो आपका ड्रॉप भी नहीं होगा, तो ये सारा का सारा वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लो आप पोटेंशियल बैरियर से थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज उसको दे देते हो, 0.6 वोल्ट से थोड़ी ज़्यादा देते हो, और लेकिन वो 1 वोल्ट से कम है, तो क्या होगा, ये बोलता है कि जैसे जैसे 0.6 वोल्ट से आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका आई बी करंट बढ़ेगा, आई बी करंट से आई करंट बढ़ेगा, आई करंट बढ़ने से आपका आई सी करंट बढ़ता है। या सिंपल सेंस में हम कहें कि जैसे ही आप इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ज़्यादा करोगे उससे एमीटर करंट बढ़ जाता है, और जब भी एमीटर करंट बढ़ेगा तो रिलेशन है आई बी इजक्वल टू आई ई इजक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये आपने पढ़ा है पहले रिलेशन। तो आई ई करंट जब भी बढ़ेगा तो उससे कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और कलेक्टर करंट बढ़ा तो आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप
होना शुरू हो जाएगा और आउटपुट में आपको VC से कम वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। तो यही बात इन्होंने कही कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ज़्यादा होना शुरू होगी, आपका वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि आपका जो आउटपुट में वोल्टेज है वो अब कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। तो ये आपका वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, देखो ये वाला ग्राफ आपका आउटपुट वोल्टेज का है। तो जैसे जैसे करंट आप आउटपुट वोल्टेज से लेना शुरू करोगे, उसका आउटपुट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर इनपुट अगर 1 वोल्ट पे पहुंच जाता है तो वो आपको क्या दिखाएगा, मैक्सिमम करंट दिखाएगा, जो मैक्सिमम करंट की वजह से हमें क्या होगा, आउटपुट में वोल्टेज बहुत ही कम मिलेगी। ठीक है, फिर कहता है if when Vi is greater than 1.0 volt the variation of Vi and V0 is not linear। अब आपकी जो वेरिएशन और लीनियर नहीं होगी, जैसे इस केस में लीनियर हो रही थी। जैसे जैसे आपका आउटपुट करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी आउटपुट वोल्टेज कम होती जा रही है। लेकिन इसके बाद ये कहता है कि आप अगर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते भी हो तब आपके आउटपुट वोल्टेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो ज़ीरो कभी भी नहीं होगी। देखो ये ध्यान रखना आपने कि कभी भी आपकी आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, इस रीज़न को इन्होंने सैचुरेशन रीज़न कहा है। तो शुरू में जब आपने कोई करंट आपका सर्किट में नहीं था तो कट ऑफ रीज़न था। उसके बाद ये कहता है कि जैसे जैसे आपने इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ज़्यादा करनी शुरू की वैसे वैसे आपकी आउटपुट वोल्टेज कम होती जाएगी और यहाँ पे आपको मिनिमम मिलना शुरू हो जाएगी। 1 वोल्ट से ज़्यादा आप देखते हो तो थोड़ी देर के लिए तो कम होगी, लेकिन उसका फिर वो ऐसे ग्राफ आपका फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट होने का मतलब ये हुआ कि इनपुट वोल्टेज बढ़ाने से आउटपुट वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जो आउटपुट वोल्टेज फिक्स होगी इतनी सी, वो हर पॉइंट पे फिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो आपका ये सैचुरेशन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा कि इनपुट वोल्टेज बढ़ाने से अब आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 3 रीज़न आपने एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 4 नंबर में आपको एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसमें हम लेंगे NPN ट्रांजिस्टर। इसको मैं 2 रिलेशन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2 रिलेशन हमारे रहेंगे, IE = IB + IC और दूसरा रहेगा VCE = VCC - ICRL। व्हाट इज VCE? VCE है आपका आउटपुट। आउटपुट मतलब जितना, ये आपकी बैटरी है, आउटपुट बैटरी। इसमें से जितना करंट हम लेंगे मतलब ICRL के अक्रॉस उतना ही ड्रॉप हो जाएगा। ये आपका कंज्यूम कर लेगा पोटेंशियल को कंज्यूम करेगा, तो हमें आउटपुट में थोड़ी कम वोल्टेज मिलेगी। कितनी मिलेगी? जितना वो ड्रॉप होगा, जितना पोटेंशियल कंज्यूम हो जाएगा टोटल बैटरी के पोटेंशियल से। ठीक है, तो ये आपके आउटपुट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम कलेक्टर वोल्टेज कह देते हैं, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। ठीक है, इसमें हमने देखना है, ये कहता है कि when no AC signal voltage is applied to the input circuit but emitter base circuit is closed। ठीक है, then एमीटर बेस सर्किट का मतलब ये हुआ कि मैंने बाहर से तो कोई वोल्टेज इसको अप्लाई इनपुट सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन ये वाला जो सर्किट है आपका ये क्लोज है। क्लोज का मतलब आपने इसको अलाउ किया हुआ करंट देने के लिए। ठीक है, तो आपका इनपुट एमीटर जो बैटरी है वो आपने क्लोज रखी है, मतलब उसको अलाउ किया है कि वो करंट दे। तो ऐसे केस में जो आपका एमीटर करंट होगा वो IB + IC के बराबर होगा और कलेक्टर करंट की वजह से आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमें करंट मिल रहा है। करंट मिलने की वजह से आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा ICRL। तो दैट मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलेगी वो बैटरी की वोल्टेज से थोड़ी कम होगी। कितनी होगी? जितना आपका RL के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अब ये कहता है कि मान लो मैं इसको इनपुट पॉजिटिव फेज देता हूँ। ठीक है, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल वोल्टेज कम्स, ये क्या करेगा? ये भी पॉजिटिव है, यहाँ से भी आप पॉजिटिव दे रहे हो, तो दैट मीन्स ये इसके फॉरवर्ड बायस को, बेस रीजन के फॉरवर्ड बायस को इंक्रीज करेगा। जब भी यहाँ पे पॉजिटिव है, बाहर से आप पॉजिटिव फेज दे रहे हो, तो इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। इसका पोटेंशियल जो है ऑलरेडी उसको ये इंक्रीज कर देगा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स आपका फॉरवर्ड बायस बढ़ेगा। फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होगा तो उससे एमीटर करंट बढ़ेगा, और जब भी आपका एमीटर करंट बढ़ेगा तो उससे आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, तो आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये बोलता है कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा, ICRL इंक्रीज करेगा। ठीक है, कलेक्टर करंट इंक्रीज करने का मतलब आपका जो ICRL जो ड्रॉप है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब ड्रॉप इंक्रीज होगा तो
आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखो कि जब भी आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे आईसीआरएल बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएल बढ़ेगा। ठीक है, और जब आईसीआरएल बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा करंट विड्रॉ कर लिया। ज़्यादा करंट विड्रॉ कर लिया तो मेरा वीसीसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जो हम लेंगे वीसीई के बराबर। ठीक है, वीसीसी माइनस आईसीआरएल से। तो अब मेरी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो रही है। आउटपुट वोल्टेज किसके साथ कनेक्टेड है? ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वीसीसी के साथ। जब भी आपकी आउटपुट वोल्टेज कम होगी तो दैट मीन्स द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज एट कलेक्टर वेरीज थ्रू अ नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब ये हुआ कि जब भी डिक्रीज इन वोल्टेज मीन्स द कलेक्टर विल बिकम लेस पॉजिटिव। जो आपका कलेक्टर रीजन है वो लेस पॉजिटिव होगा, विच मीन्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव के डिक्रीज होने को हम नेगेटिव का इंक्रीज कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें। जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम देंगे तो नेगेटिव किससे कनेक्टेड होगा? पॉजिटिव से। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? कम करेगा। दैट मीन्स आपका फॉरवर्ड बायस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव पोटेंशियल को कम कर दिया नेगेटिव फेज देके। तो आपका जब फॉरवर्ड बायस डिक्रीज करेगा तो उससे एमीटर करंट डिक्रीज करेगा, एमीटर करंट डिक्रीज करेगा तो उससे आपका कलेक्टर करंट भी डिक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट कम हो रहा है, जो आपकी आईसीआरएल की वैल्यू कम हो रही है, तो दैट मीन्स आपका आउटपुट जो है वोल्टेज वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने नॉर्मल करंट से उसको कम कर दिया। तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा इस रीजन में, आरएल का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, तो आपका जो आउटपुट रीजन है वोल्टेज है वो बढ़ेगा, वीसीई बढ़ेगा। ठीक है, वीसीई बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपने ये चेक करना है कि वीसीई जब बढ़ रहा है तो किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, वो आपके पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो वीसीई बढ़ने का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये आपको पॉजिटिव फेज इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने इसकी वर्किंग बड़े अच्छे से समझ लेनी है। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा से इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एक इसके गेन्स हैं ये पढ़ेंगे। एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट में द इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज आर इन अपोजिट फेज। इनपुट कैसा है आपका? पॉजिटिव, तो आउटपुट कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। जब इनपुट नेगेटिव है तो आपको कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। तो याद रखना आपने, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में हमें जो आउटपुट मिलता है इट इज़ आउट ऑफ फेज, इसको हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। 180 डिग्री को हम आउट ऑफ फेज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डीसी करंट गेन की। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट आईसी टू द बेस करंट आईबी। ठीक है, ये आपका बीटा से डिनोट किया जाता है, आईसी अपॉन आईबी। और जो आईसी, इसको आईबी को हम क्या लिख सकते हैं? आईबी का रिलेशन आपने देखा, आई किसके बराबर होता है? आईबी प्लस आईसी के बराबर। ठीक है, तो आईबी वहाँ से निकालेंगे तो आई माइनस आईसी हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, आई से पूरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं, तो आई सी अपॉन आई यहाँ 1 हो जाएगा माइनस आई सी अपॉन आई। ठीक है, जब डिवाइड किया तो जो आई सी अपॉन आई है, कलेक्टर टू एमिटर रीजन रहता है जो हमारा रेशो, वो होता है अल्फा के बराबर। ठीक है, इसको भी हम करंट गेन कहते हैं जब आपका इनपुट रीजन कैसा हो? एमिटर हो। ठीक है, तो अल्फा ये अपॉन अल्फा आ जाएगा। तो ये रिलेशन भी आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल पर्पज से यूज़ किया जाता है। फिर एसी करंट गेन की बात करें तो एसी करंट गेन में ये रेशियो रहती है आपकी कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। जब कॉमन एमिटर जंक्शन हमने लिया तो कलेक्टर करंट टू द बेस करंट ये रहेगा, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस के उल्टा हम कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। रेशियो ऑफ कलेक्टर टू द चेंज इन वोल्टेज, मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। हमने डेल्टा आई बी से इसको डिवाइड किया तो डेल्टा आई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम टर्म से कर रहे हैं। आई सी अपॉन आई बी अभी प्रूव किया हमने, ये होता है आपका बीटा ए सी के बराबर, और ये वी आई अपॉन आई बी होता है आर आई, इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर। तो ये आई बी अपॉन वी आई है, इसलिए आपका 1/r आएगा। ठीक है, तो इस टर्म को 1/r कर दोगे तो ये आर आई आ गया, और ये वाली टर्म आपकी बीटा ए सी के बराबर है। इसकी यूनिट रहती है पर ओहम। फिर हम बात करेंगे एसी वोल्टेज गेन की। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वीई वीसीई टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस आउटपुट लेनी है, करंट आईसी लेना है। इनपुट मतलब आपका बेस करंट और इनपुट रेजिस्टेंस,
व्हाट इज डेल्टा आई सी अपॉन आई बी? इट इज़ बीटा ए सी, और आर ओ अपॉन आर आई को हम रेजिस्टेंस गेन कह देते हैं, ठीक है। फिर ए सी पावर गेन में आउटपुट पावर और इनपुट पावर आई स्क्वायर आर आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, तो आउटपुट में आई सी स्क्वायर आर और इनपुट में आई बी स्क्वायर इंटू आर आई। अगेन ये आई सी अपॉन आई बी बीटा के बराबर होता है, तो स्क्वायर की वजह से बीटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर नॉट अपॉन आर आई रेजिस्टेंस गेन। फिर हमारा एक न्यूमेरिकल, मैंने जैसे आपको कहा कि रिलेशन से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। हमें दिया गया है अल्फा की वैल्यू 0.9, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो इस रिलेशन में 0.9 वैल्यू पुट करो और आपके पास रिजल्ट आएगा 9। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी बीटा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहता है इस चैप्टर में, वो है आपका ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है, इसको आपने समझने की कोशिश करना। पहले तो आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया जिसमें बेस आपका पी होगा। यहाँ पे हमने एक टैंक सर्किट लेना है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर आपने लेना है। एक इंडक्टर आपने कॉइल, इंडक्टिंग कॉइल ऊपर लगाई हुई है और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने इसमें अलाउ करनी है। यहाँ पे आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया और आउटपुट रीजन को रिवर्स बायस किया है, ठीक है। तो पॉजिटिव से पी और पॉजिटिव से एन आपका रिवर्स बायस। जब मैं टैपिंग की दबाऊंगा तो करंट में वेरिएशन होगी, करंट में वेरिएशन की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से हम इसको करंट देंगे तो फ्लक्स चेंज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। इस फ्लक्स चेंज की वजह से यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता ही है कि एक कॉइल में आपका फ्लक्स चेंज होता है तो दूसरी कॉइल में करंट आपका इंड्यूस हो जाता है। अब ये जो करंट इंड्यूस होगा इस पॉजिटिव वजह से जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, तो ये क्या करेगी, कैपेसिटर के अपर प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगी और लोअर प्लेट को नेगेटिवली चार्ज। तो जब आपकी अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी तो ये क्या करेगी, ये आपके इनपुट रीजन के फॉरवर्ड बायस को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है, फेवर करेगी एक तरह से। और इस फेवर की वजह से जो आपका पॉजिटिव आपका यहाँ पे करंट आएगा, फेवर की वजह से आपको क्या मिलेगा, एमीटर करंट में इंक्रीज मिलेगा। जब एमीटर करंट की इंक्रीज करेगा तो नेचुरली आपका उससे कलेक्टर करंट इंक्रीज करता है। जब कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, फ्लक्स और ज़्यादा बढ़ेगा, फर्दर आपकी और ज़्यादा करंट में यहाँ पे इंक्रीज आ जाएगा, वो फॉरवर्ड बायस को और इंक्रीज करेगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा इंक्रीज का, और एक सिचुएशन आएगी जब आपका करंट सैचुरेट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। जब आपका करंट मैक्सिमम हो जाता है तो आपको पता है स्टेबल करंट में आपको फ्लक्स चेंज नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स का प्रोसेस बंद हो गया, अब क्या होगा, अब यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज जब होगा तो ये एमीटर करंट को डिक्रीज कर देगा। जब एमीटर करंट डिक्रीज करेगा तो कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगा। फर्दर आपका यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आपका करंट और डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो अब नीचे वाली प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ऊपर वाली प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपका अब डिक्रीज होता रहेगा सर्किट में, और आपका एमीटर करंट फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। एमीटर करंट जीरो होगा, फिर से हम टैपिंग की दबाएंगे, टैपिंग की दबाने से फिर से सर्किट में करंट इंक्रीज करना शुरू होगा, तो नेक्स्ट साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आपका इसकी वजह से करंट इंक्रीज करेगा, फिर जब आपका मैक्सिमम करंट पहुंच जाएगा तो आपका फ्लक्स चेंज बंद हो जाएगा, तो कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो ये एमीटर करंट को डिक्रीज करेगा और धीरे धीरे फिर एमीटर करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर वो जब एमीटर करंट जीरो पे पहुंच जाएगा, कलेक्टर करंट जीरो हो जाएगा, फिर से आप टैपिंग की दबाओगे, फिर से आप करंट को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करोगे। तो इस तरह से हमें क्या होगा, एक साइकिल मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, ठीक है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल मिलने का मतलब ये हुआ कि आपके पास कैसा होगा, एक ऐसी वेव जनरेट हो जाएगी ड्यू टू ऑसिलेटर। तो हम जनरली क्या करते हैं, ऑसिलेटर से एक डायरेक्ट करंट से ऑसिलेटिंग वेव जनरेट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर रखा गया। कितनी फ्रीक्वेंसी की जनरेट होगी, वो आपका फॉर्मूला रहता है 1/2 पाई अंडर द रूट एल सी, ठीक है। एल और सी की वैल्यू आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो, जिससे आपको फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी आपको सर्किट की मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।